बंगाल में सीए एनआरसी में ट्रेनों में आग लगाते हुए टोपी और लुंगी में लोग आए थे, वो सीन याद है ना भाई, पूरे देश के लोगों ने देखा। और जब पुलिस पकड़ी बंगाल की तो पता चला कि वो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के लोग हैं। तो अब मेरी बातों में दम आ जाना चाहिए भाई कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का गठन ही इसी के लिए आरएसएस ने किया था कि मुसलमानों के बीच उसको घुसा के टोपी कुर्ता में घुसा देंगे और अपना काम निकलवाते रहेंगे और इन्हीं पर इल्जाम लगवाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भी जो खेल हुआ था सीए एनआरसी के समय में, और दिल्ली में भी जो हुआ है, और बेंगलौर में भी जो हुआ है, इसके पीछे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का गठन ही इसी के लिए हुआ था कि मुसलमानों में से टोपी और दाढ़ी वालों को लाकर ठग कर उन्हें राष्ट्रभक्ति का फर्जी पाठ पढ़ाकर और मुसलमानों के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और दो तरह से इस्तेमाल होगा। एक तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग टोपी पहन के जब हमारी भीड़ में घुसते तो पता ही नहीं चलता ये कौन है। भगवा गमछा वाले तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, लेकिन टोपी दाढ़ी वाले कैसे आप पहचानेंगे। तो ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का गठन का उद्देश्य क्या है आरएसएस का, ये एक सवाल है। इसका उद्देश्य केवल और केवल ये है कि वो मुसलमानों के बीच में जबरन अपने दलालों को, अपने एजेंटों को घुसाकर हमारे जो संवैधानिक कार्यक्रम होते हैं उसको डिस्टर्ब करना होता है। और शाहीन बाग से लेकर पूरे भारत में जहां भी सीएनआरसी का विरोध हुआ और धरना हुआ, वहां इस तरह के लोग टोपी और दाढ़ी में जाकर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोगों ने व्यवधान उत्पन्न किया है। एक बात, बेंगलुरु में जब वो पोस्ट को लेकर हुआ, पोस्ट पर भी एक सफाई दे दूं, आखिर साइबर सेल भी तो हमारे देश में है, पुलिस उस पर भी तो काम करती है। अगर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर किसी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की तो आपने उसकी गिरफ्तारी की। आपको याद होगा उनकी बीमारी के संबंध में एक अफवाह चला था, जब उनका बॉन ऑपरेशन हुआ था गुजरात के एक बड़े अस्पताल में, तो एक अफवाह फैलाई गई थी कि अमित शाह जी को कैंसर हो गया। उस अफवाह में सोशल मीडिया पर जो नादान मुस्लिम नौजवान हैं, हमारे यहाँ नादान हैं, ऐसी बात नहीं कि नादान लोगों की तादाद नहीं है, तो जो नादान मुस्लिम नौजवानों ने ऐसी टिप्पणी की जो आपत्तिजनक थी, तो पुलिस ने और साइबर सेल ने उस पर कार्रवाई की। मैं ये कह रहा हूं 12 से 14 गिरफ्तारियां हुई देश में। मेरा कहना है कि उसी तरह से अगर कोई धर्म के माने बड़े चेहरे, चाहे वो इस्लामिक हो चाहे किसी भी धर्म के हों, अगर उस पर आपत्तिजनक टीका टिप्पणी होती है, प्रोफेट मोहम्मद साहब पर अगर किसी ने टिप्पणी की और वो आपत्तिजनक थी, तो साइबर सेल खामोश क्यों था? पुलिस ने कार्रवाई करने में सुस्ती क्यों दिखाई? जब लोग पुलिस से मिलने जा रहे हैं, बड़ी तादाद में जा रहे हैं, तो आपने जन आक्रोश को मैंने रिजेक्ट कर दिया। आपको यह लगा कि ये कुछ कर नहीं सकते और आपने गिरफ्तारी का आश्वासन तक नहीं दिया। आपकी क्या मजबूरी थी कि उस लड़के को जो विधायक का भतीजा या भांजा बताया जा रहा है, उसको आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? गिरफ्तार अगर कर लेते समय पर तो यह घटना नहीं घटती। गिरफ्तार नहीं किया तो हमला थोड़ा ही कर सकते नहीं, मैं करना, देखिए बात को समझिए। पहली गलती कहां है? पहली गलती का आप आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को अगर मुस्लिम है तो आप गिरफ्तार कर ले रहे हैं, यही तो सवाल है पैदा हो रहा है कि आप अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, भगवान राम नहीं है ना भाई, राम तो नहीं है, कृष्ण तो नहीं है, प्रोफेट मोहम्मद तो नहीं है, तथागत बौद्ध तो नहीं है, लेकिन अमित शाह जी पर अगर टिप्पणी हो तो भारत के किसी भी कोने से ढूंढकर आप गिरफ्तार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, मैं समर्थन कर रहा हूं। और इस तरह के जो भी टीका टिप्पणी कर रहा, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहा उस प्लेटफॉर्म का, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी मैं समर्थन कर रहा हूं। लेकिन केवल माइनॉरिटी पर क्यों? ये सवाल तो होगा ना पैदा भाई। कहना क्या चाह रहे हैं, सरकार क्या करना चाह रही है इस देश में? माइनॉरिटी को आप अनसिक्योर फीलिंग क्यों करा रहे हैं? अगर पुलिस नहीं सुननी तो कोर्ट अदालत तो है ना सर, उससे ऊपर तो। मैं तो ये बात पहले कह चुका कि जिन लोगों ने ये हरकत की है मैं उसकी निंदा करता हूं, बहुत गलत है, गैर संवैधानिक है, गैर इंसानी और गैर इस्लामी है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ये लोग करवा क्यों रहे हैं? ये सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोगों को भेद कर करवाया जा रहा। और अगर एसडीपीआई इस तरह की तरबियत देती है तो उसका विरोध होगा। लेकिन ये मैं जानता हूं कि एसडीपीआई इस तरह की तरबियत नहीं दे रही।
इस तरह की हरकत उसके कार्यकर्ता, वो तो डिवोटी लोग हैं साहब, और उनके द्वारा इस तरह का अगर काम हो रहा है तो वो तो एक्सपोज हो जाएंगे। वो तो देर सवेर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी समझ जाएंगे। मुसलमानों की बड़ी आबादी नहीं चाहती है सड़क की राजनीति करना। सबसे बड़ा सवाल ये है, संबित पात्रा ने ट्वीट करके कहा कि आज कहाँ गए जय भीम वाले और जय मीम वाले, क्योंकि विधायक दलित था सर। ठीक है, सवाल हो गया आपका। आपको याद होगा जौनपुर की घटना का। जौनपुर में जब घटना घटी थी, मुस्लिम और दलित, देखिए इसी समाज में हम सब रहते हैं भारत में, मुस्लिम भी हैं, दलित भी हैं, अपर कास्ट भी हैं, ओबीसी भी हैं, आदिवासी भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, तमाम मतों और तमाम जातियों और तमाम भाषाओं वाले लोग हैं। कहाँ गए थे वो राष्ट्रभक्त इनकी टीम, जब शिवसेना के लोग लठ लेकर बिहार और यूपी के ब्राह्मणों को भी पीट रहे थे और राजपूतों को भी पीट रहे थे, तब कहाँ गए थे इनके वो जो राष्ट्रवादी हिंदू है वो कहाँ थे? ये सवाल पहले होना चाहिए। उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा योगदान, माने ये जो सोच है ना हिंदूवादी सोच जिसको आप देख रहे हैं, इसको बल जो मिला है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से मिला। और इन्हीं हिंदुओं को मराठी जब मार मार के भगा रहा था और गुजराती मारकर जब भगाया था, ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, तब कहाँ थे ये? तो अगर दलित वो विधायक था, मैं कहता हूँ वो न दलित है और न वो क्या कहते हैं कांग्रेसी है और ना वो किसी काम का है उस विधायक को। तो हमें तो कांग्रेस पे आश्चर्य कि अब तक उसको निकाला क्यों नहीं पार्टी से। बात समझिए, दलित है तो केवल दलित कांग्रेस में ही है, दलित तो भाजपा में है। सबसे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, रामविलास पासवान बैठे हुए हैं, रामदास अठावले जी मोदी जी के रोज जो है आरती उतारते हैं। हमारा कहना, हम वो जय भीम मीम वाले हैं जो न तुम्हारे आइडियोलॉजी में सटने वाले हैं, न वहां से हम डरने वाले हैं। हम वो जय भीम और जय मीम वाले पूरा गेम प्लान। देखिए बीजेपी को राम मंदिर के निर्माण से पहले जब राम मंदिर पर निर्णय आया था तो बीजेपी को यह लग रहा था कि देश में एक बड़ा दंगा होगा, मजा आ जाएगा। लेकिन भारत के मुसलमानों ने संविधान में इतनी उनकी आस्था थी कि वो फैसला, जो फैसला कहीं से न्यायिक नहीं था, ये फिर मैं दोहरा रहा हूं, न्यायिक कसौटी पर वो खड़ा नहीं उतर रहा था, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश स्वरूप कह दिया तो हमने पूरे भारत के लोगों ने स्वीकार कर लिया और कहीं चूं तक नहीं किया। इनको लगा यार ये क्या हो गया। फिर इनको लगा कि जब शिलान्यास होगा और 5 अगस्त हम चुनते हैं कटे पर नमक डालने के लिए, क्योंकि पिछले अगस्त में भी ड्रामा हुआ था, तो फिर देश में कुछ होगा, हुआ कुछ नहीं, एक परिंदा भी पर नहीं मार पाया। अब दो बात ये कहते हैं या तो डर गया मुसलमान, नहीं समझे। अरे भाई कोई डरता वरता नहीं, मरना सबको है, मर ही जाता है। और डर के जो डर जाएगा क्या वो बच जाएगा? गब्बर सिंह ने कहा जो डर गया वही मर गया, तो डर के क्या फायदा। इसलिए डर डुर की बात नहीं है। मेरा कहना, मुसलमानों ने ये तय किया है कि हम संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखेंगे और उसी का परिचय किया 5 अगस्त को कि हमने बधाइयां दी हैं उनको। हमने कोशिश की कि परिंदा भी पर ना मारे और वो हुआ। अब इनके पेट में दर्द हो रहा, बिहार चुनाव, बंगाल चुनाव, यार दंगा फसाद नहीं होगा तो रोजी रोटी इनकी चलेगी कैसे? राम मंदिर से तो मामला इनका अब खत्म। अब तो अब शिलान्यास हो गया, किसी दिन 1-2 साल में निर्माण होगा तो उद्घाटन हो सकता है, उससे ज्यादा तो रोज तो फीता काटिएगा नहीं, रोज फीता नहीं काटिएगा। ये वो लोग हैं कि अभी भी ये चाहते हैं कि राम मंदिर पे कोई व्यवधान आए ताकि मेरी राजनीति चले। मैं ये कह रहा हूं, ये इनके मैनिफेस्टो में है। ये सांप्रदायिक तनाव, ये ध्रुवीकरण, ये पोलराइजेशन इनके, तो ये अपने दलालों को, एजेंटों को छोड़ते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। और दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक जहां भी दंगे फसाद हो रहे हैं, टोपी पहनकर दाढ़ी रखकर ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग कर रहे हैं। और उसमें कभी पीएफआई को फंसा लो, चाहे एसडीपीआई को फंसा लो, कभी तबलीगी को फंसा लो, जो इसको चाहो फंसा लो। तो अखबार भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारी है। तुम वो शेर तो आप सुनते हैं ना, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो कुल मिलाकर ये मामला है। बेंगलौर में जो कुछ हुआ वो अति निंदनीय है।
लेकिन पुलिस और प्रशासन का जो पिछले कई वर्षों से रोल है वो उससे भी ज्यादा अति निंदनीय है। जहां आप पक्ष को देखकर, धर्म को देखकर निर्णय लेते हैं, ये कहीं से भी इस भारत, स्वतंत्र भारत में इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं सरकार से विनती करता हूं कि आपका साइबर सेल न्याय करे। मैं सरकार से विनती करता हूं कि भीड़ तंत्र पर लगाम लगे। हमने अनेकों धरने प्रदर्शन किए हैं, हमने भीड़ तंत्र का विरोध किया है। हमने सदैव कहा कि कोई भी भीड़, चाहे वो हिंदू का हो, सिख का हो, मुस्लिम का हो, ईसाई का हो, बौद्ध का हो, जैन का हो, पारसी का हो, जाति का हो, भीड़ को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वो कानून को अपने हाथ में ले। कानून को लागू करने के लिए सारा डिपार्टमेंट बना हुआ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस है, प्रशासन है, फिर आप क्यों इंटरफेयर करेंगे? लेकिन सर मीडिया तो कह रहा है कि एक पूरी प्लानिंग है, कुछ टीवी ऐसे कि पूरी दिल्ली दंगों की तरह प्लानिंग बनाई गई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए बैंगलोर। देखिए, दिल्ली को भी जलाने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत हद तक आज आईना साफ हो चुका है कि दिल्ली के लोगों ने कामयाब होने नहीं दिया। उसमें हिंदू मुसलमान सबों ने, ये केवल मुस्लिम की बात नहीं, सबों ने कोशिश की कि नहीं, सरकार के इस मंसूबे को हम पूरा, सरकार या संघ जो भी कह ले, बंगलौर को जलाने की कोशिश की गई। अभी बंगाल में 3-4 दंगे होते होते रुक गए। बंगाल में 5 अगस्त को कई जगह पथराव की स्थिति बनी थी, लेकिन वहाँ के स्थानीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ी मुस्तैदी से उसको जो है दबाया है। और बिहार में भी कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसको वैसी स्थिति बनने नहीं दी। तो कुल मिला के इनका प्रयास, दंगों की राजनीति में इनको लाभ मिलता है। आपस में धर्म के नाम पर लड़ेंगे तो इनका पक्ष मजबूत दिखने लगता है। चूंकि देखिए, अब तक इतने वर्षों में रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई पर बहस नहीं हो पाई। अब सीमा विवाद चल रहा है तो पाकिस्तान को तो ये कभी कभी 2-4 गोले दाग देते थे। अब चीन से जब से मामला हुआ है तो इनके होश उड़े हुए हैं। कभी अमेरिका को बुलाया जा रहा है, कभी वो कौन सा बम वर्षक विमान कल अमेरिका ने लाया है और इनके सपोर्ट में। तो अब कुल मिला के मोदी जी बैक फुट पर हैं, इनके पूरे संगठन के लोग बैक फुट पर हैं। एक ही रास्ता बच रहा कि बिहार जीतना हो या बंगाल जीतना हो, भैया दंगा करा दो, हिंदू मुस्लिम का दंगा करा दोगे, बीच की पार्टी खत्म, मुस्लिम चला जाएगा एक साइड, हिंदू चला जाएगा एक साइड और हम जाएंगे जीत। इसी पर काम चल रहा और इसी के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, एक सीन आखिरी में बता दूं, आपको याद होगा बंगाल में सीए एनआरसी में ट्रेनों में आग लगाते हुए टोपी और लुंगी में लोग आए थे। वो सीन याद है ना भाई? पूरे देश के लोगों ने देखा और जब पुलिस पकड़ी बंगाल की तो पता चला कि वो आरएसएस के कार्यकर्ता है, आरएसएस के लोग हैं। तो अब मेरी बातों में दम आ जाना चाहिए भाई कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का गठन इसी के लिए आरएसएस ने किया था कि मुसलमानों के बीच उसको घुसा के टोपी कुर्ता में घुसा देंगे और अपना काम निकलवाते रहेंगे और इन्हीं पर इल्जाम लगवाते रहेंगे। तो कुल मिला के यही देश में हो रहा है। हम देश के लोगों से, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, जैन से, पारसी से, अग्रे से, पिछड़े से, सबसे विनती करते हैं हाथ जोड़कर कि देश में संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने में आप सब लोग आगे आएं और भीड़ तंत्र पर लगाम लगाए। भीड़ कोई अधिकार नहीं दे कि वो ऑन द स्पॉट फैसला करे, वो पुलिस पर हमले करे या किसी धर्म और किसी जाति पर हमले करे।